नमस्कार। मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता इतिहास, विद्यालय शिक्षा। आज के इतिहास शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसमें 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस पर हम आज के चर्चा के बिंदु रहेंगे। आरंभिक रोमन साम्राज्य, उसका कुछ परिचय प्राप्त करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम तीसरी शताब्दी का संकट, महिलाओं की स्थिति समाज में कैसी थी, समाज में साक्षरता, संस्कृति, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कि रोमन साम्राज्य, जैसा कि आपको विदित है कि रोमन साम्राज्य ये 3 महाद्वीपों में विस्तृत साम्राज्य था। इसमें एशिया का महाद्वीप का पश्चिमी भाग, यूरोप का दक्षिणी भाग और अफ्रीका का उत्तरी भाग इसमें शामिल था। इसके मध्य में भूमध्य सागर था, जिसके चारों ओर यह साम्राज्य विस्तृत था। सुदूर यानी पश्चिम में आयरलैंड यानी ब्रिटेन से लेकर के, और एशिया में दजला और फरात नदी तक यह विस्तृत था। अपने वैभव काल में दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल से लेकर के उत्तर में डेन्यूब और राइन पर्वत से भी, राइन नदियों से ऊपर भी यह साम्राज्य विस्तार हो चला था। और इतने बड़े साम्राज्य में, जैसा कि उसके निकटवर्ती साम्राज्य ईरान था, ईरान और रोमन साम्राज्य में एक मौलिक अंतर यह था कि जो ईरान का साम्राज्य था उसमें अधिक विविधता थी, विविधता का अभाव था। लेकिन रोमन साम्राज्य में बहुत सारी विविधताएं थी। अनेक भाषा भाषी लोग, कई समाजों के लोग इस रोमन साम्राज्य में थे। और रोमन साम्राज्य, इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने एक प्रबल शासन तंत्र स्थापित किया हुआ था। तो उसको हम इस प्रकार से बताते हैं कि उसको 2 हिस्सों में उन्होंने बांटा हुआ था। एक पूर्वी साम्राज्य, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल ने एक पूर्वी राजधानी बनाई थी, कुस्तुनतुनिया, वहां से केंद्रित होकर के वह चलाया जाता था। और उसमें जो भाषा बोली जाती थी, उस भाषा का नाम था ग्रीक यानी यूनानी भाषा। और जो पश्चिम में जो भाषा बोली जाती थी रोम के पश्चिम की तरफ को, तो उसमें लैटिन भाषा का बोलबाला था। लैटिन भाषाओं में आज भी स्पेनिश, पुर्तगाली ये भाषाएं आती हैं, ये भाषाएं उसमें। और सबसे बड़ी बात कि रोमन साम्राज्य को चलाने के लिए 3 बड़े प्लेयर होते थे। एक तो सम्राट होता था, जिसकी जब जूलियस सीजर ने रोमन साम्राज्य का वैभव बढ़ाया, उसका विस्तार किया, और तत्पश्चात उसी के भतीजे, जिसका नाम ऑगस्टस सीजर था, उसने प्रिंसिपेट की स्थापना 27 ईसा पूर्व चलाई। उसने अपने को प्रिंस घोषित किया। इसका आशय यह था कि वह एक प्रमुख नागरिक है। प्रमुख नागरिक होने का आशय, हालांकि उसने पूरे राज्य को एक प्रकार से वंश में बदल करके रख दिया था, एक राजतंत्र में स्थापित कर लिया था, फिर भी वह अपने को जनता का एक प्रतिनिधि के तौर पर ही मानता था। तो उसने एक इसको वंश में बदलते हुए, हालांकि उसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसने टिबेरियस को गोद लिया हुआ था और वह उसके पुत्र के रूप में ही वह उसका उत्तराधिकारी बना। और उसके समय में अपेक्षाकृत शांति का काल रहा, क्योंकि रोमन साम्राज्य का जितना विस्तार होना था वह हो चुका था। दूसरा जो था, सम्राट के अलावा दूसरे प्लेयर थे, यानी जिनके द्वारा रोमन साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती थी। ऐसा दूसरी चीज थी सीनेट। सीनेट रोमनों के जो संभ्रांत लोग होते थे, जिनका समाज में आर्थिक रूप से विशिष्ट स्थान होता था,
ऐसे शक्तिशाली लोग जिनके पास स्वयं की सेनाएं भी होती थी, और वे लोग कर एकत्र करके सम्राट को देते थे, कई प्रकार के उपहार देते थे, और यह सम्राटों का चयन भी यही लोग करते थे कि वहां का नेतृत्व कौन करेगा, यह भी सीनेट तय करती थी। ऐसे ही लोग सेनेटर कहलाते थे, उनकी सभा सीनेट कहलाती थी। तो जब रोम गणतंत्र के युग में था, जब तक कि जो ऑगस्टस थे उसने प्रिंसिपेट की स्थापना नहीं कर दी थी, एक प्रबल राजतंत्र की स्थापना रोम में नहीं कर दी थी, एक साम्राज्य के रूप में उसको नहीं बदल दिया गया था, तब तक रोम जो है गणतंत्र में चल रहा था, और गणतंत्र में सीनेट का सबसे बड़ा महत्व था। तो ये सीनेटर जो है, जो सीनेट के सदस्य होते थे, यह राज्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन्होंने पेपायरस पत्रों में वार्षिक वृतांत लिखे हुए हैं, और स्वाभाविक तौर से ये सीनेटर सेना से घृणा करते थे, क्योंकि कई बार सेना जो है अक्सर जो है कई प्रकार के गृह युद्ध कर देती थी और उसे भयभीत रहते थे, इसलिए सेना के बारे में सीनेटर अच्छी वृतांत नहीं लिखते थे। और सीनेटरों ने जो वृतांत छोड़े हैं उसमें उन सम्राटों को अच्छा माना गया है जो सीनेट के प्रति उदार थे और सीनेटरों के प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। ऐसों से उनके बारे में जो वृतांत लिखे गए हैं वो बहुत ही अच्छे वृतांत उनके लिखे गए हैं, सकारात्मक वृतांत उनके लिखे गए हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। उनकी जो तीसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शक्ति थी, जो तीसरे प्लेयर के रूप में जो रोमन साम्राज्य में शामिल था, तो वह थी सेना। तो सेना सम्राट के अधीन होती थी, और सम्राट के पास एक विशाल सेना थी रोम की, उसको था 6 लाख सैनिकों की एक विशाल फौज थी, जो कि साम्राज्य के अलग अलग केंद्रों में अवस्थित रहती थी, और वो केंद्र बना करके उनको छावनियों में रखा जाता था, और जो सेना को बड़ी बहादुरी के साथ उनको शत्रुओं का सामना करने के लिए उनकी प्रशंसाएं की जाती थी। लेकिन कई बार मतभेद होने के कारण सेना द्वारा जो है गृह युद्ध की स्थिति भी आ जाती थी। तो इस गृह युद्ध की स्थिति का लाभ जो है सीनेटर उठाते थे, और सम्राट पर जो है अपने राज्य को त्यागने का दबाव बना सकते थे। यही कारण था कि जब गृह युद्ध की स्थिति आई, तो सम्राट जो है 2 प्रकार के मोर्चों पर जूझते थे। एक तो बाहरी मोर्चा होता है, एक आंतरिक मोर्चा होता है। बाहरी मोर्चे में शत्रुओं से मुकाबला होता है, जो उनके पड़ोसी होते हैं या विदेशी आक्रांता होते हैं, उनसे जूझना पड़ता है। लेकिन सबसे मुश्किल का सामना तब करना पड़ता है किसी भी राज्य को जब उनको आंतरिक रूप से चुनौती मिलती है। तो जब आंतरिक लड़ाई जो होती है उसको गृह युद्ध कहते हैं। तो ऐसे कई बार सेनाएं गृह युद्ध कर देती थी। 69 ईस्वी में भी गृह युद्ध की स्थिति आई थी, जिसमें कि एक के बाद एक 4 सम्राट जो है एक ही वर्ष में बने थे। तो जो ऑगस्टस था उसने टिबेरियस को गोद लिया। इसी प्रकार से एक वंशावली जो है वो चलती रही सम्राटों की। रोमन सम्राट ट्रोजन, जिसका कार्यकाल जो है 113 से 17 ईस्वी का है, यह रोमन का जो साम्राज्य है उसका और विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने कई सैन्य अभियान किए। इन सैन्य अभियानों में उसने जो फरात नदी थी वो पार करके नए क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त की। और रोमन साम्राज्य में कुछ ऐसे राज्य थे जिनको आश्रित राज्य कहते थे। आश्रित राज्यों का अर्थ है कि वहां पर स्वतंत्र सत्ता चलती रहती थी, लेकिन वहां पर राजनीतिक रूप से वो कर के रूप में, उपहारों के रूप में वह इनकी अधीनता स्वीकार करते थे, रोमन सम्राट की अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन उनकी स्वतंत्र व्यवस्था चलती थी। यानी वो रोमन अलग राज्य का अस्तित्व था और एक प्रकार से करद राज्य थे वो, लेकिन रोम साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, उसके अंग नहीं थे, उसके किसी प्रांत का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ट्रोजन ने जो अपने अभियान किए, तो ऐसे डेन्यूब नदी और उसके आसपास के फरात नदी तक के क्षेत्रों को जब उसने वहां पर आक्रमण किया तो उनको अपने राज्य में मिला लिया, उनको प्रांतों की व्यवस्था में वो लेकर के आ गए। ऐसे ही एक प्रांतीय राज्य जो था हेरोड, तो हेरोड राज्य में
वो इतना समृद्ध राज्य था, वहां से करों के रूप में 54 लाख दिनारियस, दिनारियस एक सिक्का होता है, तो जिसमें कि 4.5 ग्राम चांदी मिली, चांदी का होता है। तो 54 लाख दिनारियस का मतलब 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर, इतना वहां से प्रांतों से हमको, यानी रोमन साम्राज्य को केवल एक प्रांत से इतनी आय होती थी। और प्रांतों से जो है करों की जो नियमित वसूली होती थी, उन करों से जो भी आय प्राप्त होती थी, तो उसके कारण रोमन साम्राज्य जो है वो बहुत ही समृद्ध था। तो उसकी समृद्धि का आकलन हम इसी बात से कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य वहां किए। वहां जो है विलासिता की वस्तुओं की भरमार थी। लोग जो हैं खूब आलीशान अपना जो है जीवन जो है उसमें बिताते थे। तो जो ट्रोजन था उसका कार्यकाल समृद्धि का कार्यकाल माना जाता है। तो जब वो फरात नदी की तरफ पहुंचा तो उसने वहां का वर्णन करता है, वो क्या दिखता है, जो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है फर्गस मिलर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द रोमन नियर ईस्ट। तो रोम के ईस्ट में एशिया का हिस्सा पड़ता है। तो उस हिस्से में जो खास तौर से पश्चिमी एशिया है उसकी बात वो करता है, जो हमारे भारत के पश्चिम में पड़ता है। तो वहां पर क्या कहता है कि तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियोक में सर्दियों के बाद, यानी 116 सन की बात हो रही है, में ट्रोजन जो है फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ जो पार्थियन की राजधानी टेसीफून तक चला गया और फिर वहां से फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। तो इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालयित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता, ऐसा वर्णन किया हुआ है। तो यहां पर विचारणीय है कि अगर वास्तव में सम्राट ट्रोजन बूढ़ा नहीं होता और वह जवान रहता, जिस जवानी की उम्र में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय वह 20-25 वर्ष का नौजवान था और विश्व विजेता बनने चला था, उसके पास बहुत समय था। तो ऐसा ही सम्राट ट्रोजन सोचता था कि वह जवान रहता तो भारत की विजय के लिए चल देता। तो यहाँ पर कल्पना करने वाली बात है कि यदि वह सचमुच भारत पर आक्रमण कर देता, अगर उसकी उम्र कम रहती, तो भारत की क्या स्थिति होती। तो ये आपके लिए कल्पना का विषय होना चाहिए कि फिर जिस प्रकार से अंग्रेज या मुगल भारत में उन्होंने शासन किया, तो उनके कारण हमारी अनेक संस्कृति और हमारी परंपराओं में परिवर्तन हुआ। कई उनकी संस्कृति हमारे संस्कृति से मेल जोल बढ़ा और कुछ नई संस्कृति का विकास हुआ। ऐसा हम कई जगह पर अनुभव करते हैं। तो तब हमारी संस्कृति पर रोमनों का प्रभाव होता। आगे हम देखते हैं कि इतने विशाल साम्राज्य पर रोम के सम्राट कैसे नियंत्रण बनाए रखते थे। तो उसके लिए उन्होंने जो योजना बनाई थी उसको हम जानने के लिए हमको मेसोपोटामिया के नगरीकरण का हमने इतिहास पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से नगर, जो शाही नगर थे, वह शक्ति का केंद्र थे। तो रोमनों ने इन्हीं नगरों से पूरे रोमन साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया। तो कई प्रांतों की राजधानी विशाल नगरों पर आधारित थे। रोम तो राजधानी था, लेकिन जो अन्य नगर उन्होंने स्थापित किए उनके द्वारा प्रांतों पर, उसके पूरे ग्रामीण क्षेत्र पर उसका नियंत्रण वो स्थापित करते थे। इनमें से जो प्रमुख नगर थे, कार्थेज था, सिकंदरिया था और एंटियोक थे। तो एंटियोक पश्चिमी एशिया में है, कार्थेज और सिकंदरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित बड़े बड़े नगर हैं। इसके अलावा अन्य नगर भी थे जो कि आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे। वहीं से वो प्रशासन चलता था, वहीं से करों की वसूली होती थी और कोई भी गड़बड़ी इत्यादि की संभावना को भी दूर करने के लिए सेनाएं भी जो है वो नगरों में स्थित रहती थी। तो नगरों के द्वारा जो है प्रांतीय क्षेत्रों पर
नियंत्रण स्थापित करना, ये रोमनों की एक बड़ी विशेषता थी, रोमन साम्राज्य की एक विशेष उनकी उपलब्धि भी थी। और इन्हीं नगरों में ऐसे नए वर्गों का उदय हुआ जो रोम के लोग नहीं थे, क्योंकि रोम के अलावा भी जो साम्राज्य विस्तारित हुआ तो वो तो 3 महाद्वीपों में विस्तारित था। तो वहां पर जो नए नगर स्थापित हुए, उन नगरों में ऐसे संभ्रांत लोग थे जो कि राज्य को कर वसूली में सहायता करते थे। तो ये लोग करों को वसूलते थे ग्रामीण क्षेत्रों से और कुछ अपना हिस्सा लेकर के एक बड़ा हिस्सा राज्य को कर के रूप में वो देते थे। इसी करों से रोमनों की समृद्धि और उनकी शक्ति उससे संचालित होती थी। इसलिए रोमन सम्राट जो हैं वह सीनेटरों की तुलना में जो ये नए नगरों के जो गैर इटाली मूल थे, गैर रोमन लोग थे, इनको बड़ा महत्व देते थे। तो इनको अपनी तरफ वो मिलाते थे और उनका खास ध्यान उन्होंने रखा। और यहां तक कि जो गैलिनस हुआ, जो कि 253 ईस्वी से 268 ईस्वी तक उसने शासन किया, गैलिनस ने, उसने सेनेटरों के पास जो सेनाएं थी उनसे सेनाओं का कंट्रोल हटा लिया। अब उनकी सेनाएं समाप्त कर दी। यहां तक कि किसी भी सेनेट के सदस्य को सेना में कोई भी प्रकार की सेवा देने से भी उसने प्रतिबंधित कर दिया था। अर्थात उसने इनका प्रभाव जो है वो न्यून कर दिया। और जो प्रांतों के जो ये नए वर्ग उभरे, जो नए अधिकारी उभरे, इनको उन्होंने रोम को चलाने के लिए, रोम साम्राज्य को चलाने के लिए उनको सेनेट के सदस्य के रूप में उनको जगह दी। तो इस प्रकार जो पहले रोमनों का आधिपत्य था सीनेट पर, उनका बहुमत था, वो घटने लगा और धीरे धीरे करके उनका प्रभाव जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यानी सीनेट के जो सदस्य, जो रोमन के संभ्रांत लोगों की सभा थी, उसका अस्तित्व जो पुराने दौर में उनका स्वर्णिम काल था उससे बिल्कुल विपरीत हो गया। जहां वो सम्राटों पर नियंत्रण रखते थे और नए सम्राटों का चयन करते थे, उनका महत्व घट गया। तो अब नए लोगों का इसमें महत्व बढ़ गया। उनकी समृद्धि तो प्रकट होती है वहां के निर्माण कार्यों में। तो उन्होंने जो है कई नगरों में जो है सामूहिक स्नानागार बना रखे थे, जहां पर नगर के लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। हालांकि एक उल्लेख में आता है कि ईरानी साम्राज्य ने जो है इनकी नकल करते हुए अपने राज्य में भी उन्होंने कई ऐसे सार्वजनिक स्नानागार बनाए जिसमें लोग रोम के नागरिकों की तरह सामूहिक रूप से स्नान कर सकते थे। लेकिन वहाँ का जो क्लर्जी वर्ग था, जो वहाँ का धार्मिक नेतृत्व था, वो उनसे नाराज हो गया। उन्होंने कहा पानी तो हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है, आप ऐसा उपयोग नहीं कर सकते उसका। तो वहाँ और योजना चल नहीं सकी। लेकिन कहने का आशय है कि जो रोम है उसमें इस प्रकार से बड़े बड़े जो है आनंद के लिए और उत्सवों के लिए ही इन चीजों की रचना उन्होंने की थी। उनके एक वर्ष के कैलेंडर में, जैसा कि पेपायरस पत्रों में भी उल्लेख है, कि उन कोई न कोई दिन ऐसा होता था जब वहां पर मनोरंजन का कोई न कोई उत्सव या कोई न कोई कार्यक्रम अवश्य होता था। एक वर्ष में 176 दिन उत्सवों में ही बीतते थे। तो ये उनकी समृद्धि का प्रतीक है कि जहां पर लंबे समय तक शांति छाई हो, जहां इतनी शक्तिशाली सेनाएं खड़ी हों, जहां के सम्राट कुशल नेतृत्व करता हो, उस राज्य में जहां व्यापार और वाणिज्यिक रूप से जो है समृद्ध हो, करों से बहुत सारा पैसा आता हो, जैसा कि हेरात से ही इतना धन उनको आता था, तो उनके नगरों में इनकी भरमार थी। और वहां पर तलवारबाजों का जो है प्रदर्शन होता था, रंगशालाओं का निर्माण किया जाता था। तो ये रंगशालाएं, जिसको हम कोलोजियम भी कहते हैं, ये एक रोमन छावनी है। ये जो है, जो स्विट्जरलैंड है उसके विंडोसिया में खुदाई के दौरान मिली है। तो ये पहली शती ईस्वी में बनी थी। इसका प्रयोग होता था जब कभी सैनिक लोग
जो हैं अब प्रयाण के लिए निकलते थे या जब युद्ध से लौट आते थे, तब मनोरंजन के लिए इस स्थान का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर नाच गाने और बहुत सारे तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजक कार्यक्रम यहाँ पर होते थे। तो ऐसा ये रंगशाला उन्होंने बनाई थी। ये है 79 ईस्वी में कोलोसियम बना। यहाँ जो है तलवारिये जो है, जो तलवार चलाने में निपुण योद्धा थे या जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, तो यहाँ एक साथ जो है 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। आज भी बड़े बड़े स्टेडियम आप जानते हैं उनकी कितनी कैपेसिटी होती है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक विशाल इमारत थी। रोम का कोलोसियम है ये, इतना विशाल था कि इसमें 60,000 लोग जो हैं बैठ करके तमाशे और उत्सव को देख सकते थे। तो ये पहली शताब्दी में ये बना हुआ था और इसमें ग्लैडिएटर वाले खेल होते थे, जैसे डू और डाई। तो यानी एक योद्धा जो है दूसरे योद्धा को मार करके अगले राउंड में पहुंचता था। ऐसे कई राउंड के युद्ध के बाद एक विजयी होता था और शेष जितने योद्धा थे सारे मारे जाते थे। ये योद्धा दरअसल ऐसे दास होते थे, युद्ध कला से निपुण किया जाता था और इस पर जो है कई प्रकार की वहां पर शर्तें इन पर लगती थी और उनके इस प्रकार के निरर्थक शौर्य का जो है प्रदर्शन वो देख करके लोग प्रसन्न होते थे। कई बार ग्लैडिएटर जो है, जो योद्धा होते थे, वो हिंसक पशुओं से युद्ध करते थे, जैसे बाघ, शेर इत्यादि। तो उनका और मनुष्य का मुकाबला होता था। तो स्वाभाविक तौर से या तो मनुष्य मारा जाएगा या पशु मारा जाएगा। एक अनुमान के अनुसार इसी रोम के कोलोसियम में 50,000 हिंसक पशु और 1 लाख से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। तो ये इस प्रकार के रंगशालाएं होती थी जिसमें अनेक प्रकार के उत्सव जो है यहाँ पर होते थे। जैसा कि पहले बताया गया था कि रोम का जो पूरा कालखंड है उसके विकास का, उसको 2 हिस्सों में हम बांटते हैं, एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती। इस पूरे कालखंड के मध्य में आता है तीसरी शताब्दी। तो तीसरी शताब्दी से पहले बहुत शांतिपूर्ण चला, बहुत समृद्धि का काल रहा, लेकिन तीसरी शताब्दी के बाद रोम पर संकट के बादल मंडराने लगे थे और रोम कई मोर्चों पर जूझने लगा। तो कई आंतरिक दबाव थे और कई बाहरी दबाव थे जिनसे वो, तो लगभग 250 ईस्वी में ससानी आक्रमण हुआ। तो ससानी आक्रमण यानी ईरान में एक ऐसे वंश उभरा जिसको ससेनियन कहते हैं। तो जैसे ही उस वंश में शापुर शासक हुए तो उसने 15 वर्ष के अंदर ही जो है अपनी शक्ति बढ़ा करके वह जो दजला और फरात नदी के हिस्से थे वहां की ओर उसने जो रोमनों की सीमा थी उसको पार करके उस पर आक्रमण कर लिया और आगे जा करके उसने एंटियोक पर जो है कब्जा जमा लिया था। और यहीं पर एक ऐसा फरात नदी के किनारे एक अभिलेख मिला है जिस अभिलेख के अनुसार शापुर ने वहां 3 भाषाओं में उस पर अभिलेख उत्कीर्ण किया हुआ है और उसमें दावा किया है कि उसने 60,000 रोमन सैनिकों को मार डाला। उसमें इतनी बड़ी हानि उसने रोम की थी। और उसने उसकी जो पूरी बड़ा नगर था एंटियोक, जैसा कि मैंने बताया कि कॉर्थेज, सिकंदरिया और एंटियोक उसके राज्यों के बहुत बड़े केंद्र थे। तो उन्होंने यानी ईरानी ससानी वंश ने एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार से जो पश्चिमी हिस्सा था रोमन साम्राज्य का, तो उस पर भी जो है जो जर्मन मूल के बारबेरियन थे, बारबेरियन वे लोग हुए जो कि एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा करते थे, यानी उनकी बोली भाषाएं विशेष प्रकार की थी। खाना बदोश अधिकतर ये जनजातियां थी और ये काफी हिंसक स्वभाव के होते थे। इसलिए ऐसे आक्रांताओं को जिन्होंने रोम पर आक्रमण किए, रोमन साम्राज्य के हिस्सों पर आक्रमण किए, हालांकि कुछ रोमन साम्राज्य के हिस्से थे जिन पर रोम ने कब्जा किया हुआ था और ऐसे भी थे जो रोम की सीमाओं से बाहर की भी कई प्रकार की बर्बर जातियां थी जिन्होंने रोमनों पर आक्रमण किया। उनको बारबेरियन कहते थे। उनमें जो जर्मन मूल के लोग थे जिनमें एल्मनाई,
फ्रैंक और गोथ, इन्होंने भी रोमनों पर आक्रमण किया और डैन्यूब और राइन क्षेत्र के जो इलाके थे उनको उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। और ऐसे करके रोमनों का जो पश्चिमी हिस्सा था वो धीरे धीरे करके स्वतंत्र राज्यों में जो है बदलता रहा। इस प्रकार रोम जो है एक बड़े संकट के दौर में घिर गया। हालांकि उनकी निरंतर विजय और पराजय होती रही और रोम साम्राज्य जो है जैसे तैसे करके आगे इन संकटों का सामना करते हुए निकलते रहा। तीसरी शताब्दी जो पूरे 100 साल हैं, इनमें केवल 47 साल के अंतराल में उनके 25 सम्राट बदले गए, यानी नए सम्राट बने। या तो वो सम्राट मारे गए या उनके नेतृत्व क्षमता को देखते उनको गद्दी से हटा दिया गया था। तो इस कारण जो है अनेकानेक कारणों के से नए सम्राट बने। इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि रोमन बहुत बड़े संकट के दौर से इस तीसरी शताब्दी में गुजर रहा था। तो और यह महान रोमन साम्राज्य जो है अपने पतन की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा था। ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का चित्र है, वो मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है, विशाल मूर्ति है। 313 ईस्वी में ये बनाई गई थी। तो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म स्वीकार कर लिया था और उनकी जनता जो है वो ईसाई हो गई थी। तो इस प्रकार से जो एक नए धर्म का समावेश हुआ और नई संस्कृति इनकी उसमें बढ़ी, जिसके कारण वो एक जो उन पर रोमनों और विभिन्न विविधता का जो लेबल लगा हुआ था वो धीरे धीरे करके एकता उसमें धार्मिक रूप से सामने आने लगी। उनकी परंपराएं ईसाई रीति के अनुसार संचालित होने लगी थी। अब उनके समाज के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। तो समाज किस प्रकार का था? तो जो रोमनों का समाज था वह एकल परिवार था, यानी जब भी किसी संयुक्त परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे, वो स्वतंत्र रूप से अपना एक परिवार बना लेते थे। तो एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अल्पवयस्क बच्चे, ये उसमें शामिल था। तो विवाह के बाद कोई भी पुत्र जो है वो पिता के साथ नहीं रहता था और पिता का समस्त संपत्ति जो है वो पुत्री को ट्रांसफर होता था। एक और विशेषता थी जो रोमन के समाज की थी, उसमें दासों का महत्व था, यानी दास उनके परिवार का ही हिस्सा होते थे। प्रत्येक परिवार में दास होते थे। इस प्रकार से रोम के समाज में आधी जनसंख्या तक दासों की थी। जब रोमनों ने आक्रमण किए होंगे तो जो युद्धबंदी के रूप में जो लोग आए उनको दास बना लिया गया। दासों के बाजार बेचे जाते थे। अफ्रीका के कई लोगों को दास बना करके लाया जाता था। ये दास विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्य इत्यादि करते थे। आगे इनके बारे में और चर्चा करेंगे। और जो विवाह था, तो विवाह भी एक प्रथा थी जिसमें ये पूरा अरेंज मैरिज ही इस प्रकार से होता था। और विवाह होने के में जो है थोड़ा सा एक विशेष फर्क है कि यहाँ पर पति और पत्नी की आयु में अंतर है। कि जहां पति की आयु जो है 30 साल के आसपास रहती थी, यानी 28, 29, 30, 32, 33, और जो लड़की की आयु है वह अपेक्षाकृत 20 के आसपास औसत में रहती थी। यानी पति और पत्नी के बीच में 10-12 साल का अंतर जो है यहाँ पाया जाता था। इसका कारण यह भी रहा होगा कि जो युवा वयस्क पुरुष होते थे तो वो सैन्य सेवाएं अनिवार्य रूप से देते थे, और जब सैन्य सेवाओं से वो वापस आते थे तब वो बड़ी उम्र में विवाह करते थे। लेकिन दूसरा कारण भी और भी बताते हैं कि उसमें क्या था कि महिलाओं को व्यापक रूप से कानूनी और आर्थिक रूप से काफी अधिकार दिए गए थे। विवाह जब होता था तो अनेक प्रकार से जो दहेज इत्यादि जो दिया जाता था उपहार के स्वरूप में लड़की को, तो वो स्वाभाविक रूप से उसके पति को वो चला जाता था। लेकिन वह स्वतंत्र रूप से अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती थी, वो उसके जीवन भर बना रहता था। विवाह के साथ साथ जो तलाक लेने का अधिकार था वो बहुत सरल था।
यानी महिलाओं को कानूनी रूप से केवल घोषणा अगर उसने कर दी कि मैं विवाह विच्छेद करती हूं, तो तुरंत विवाह विच्छेद माना जाता था। तो और वो वित्तीय शक्ति जो है पूरी तरह से रखती थी। तो यानी जो पति और पत्नी थे, वास्तव में भले ही वो एक परिवार के हिस्से हों, लेकिन वित्तीय हस्तियां दो स्वतंत्र होती थी। यानी पत्नी जो है पूरी तरह से अपनी संपत्ति को अपने पति को ट्रांसफर नहीं करती थी, उसकी उत्तराधिकारी वो बनी रहती थी। यानी जो उसको दहेज से मिला वो पूरी तरह से अपने पति को नहीं देती थी। दूसरा, जो पिता की संपत्ति थी वो उसके पास उत्तराधिकारी रहती थी और वो उसको नहीं देती थी। और जब तब उसको तलाक लेने का भी अधिकार पूरी तरह से था। तो इस प्रकार से कानूनी और आर्थिक उसको बहुत मजबूती अधिकार प्रदान थे समाज में। लेकिन जो पुरुष थे उसके भी बड़े व्यापक अधिकार होते थे, जिसके द्वारा वो नियंत्रण इनको दूसरे प्रकार से नियंत्रण में रख सकते थे। जैसे आयु में अंतर होता था, जिस कारण जो है अक्सर जो है महिला की पिटाई हो जाती थी। तो वो हिंसा के बल पर महिलाओं को कंट्रोल में रखते थे। रोम के पेपायरस पत्रों में भी कई बार ये बताया गया है कि महिलाएं जो है अपने शरीर में जो है घावों के और खरोंच के निशान दिखाया करती थी। एक ईसाई प्रचारक हुए जिनका नाम था संत ऑगस्टीन, अफ्रीका में उन्होंने ईसाई धर्म का बड़ा प्रचार किया था। तो वो पादरी थे। तो उन्होंने ही बताया है कि उनकी माता को अक्सर पिटाई का सामना करना पड़ता था और बहुत प्रताड़ित होती थी अपने पिता की तरफ से। दूसरा ये था कि पुरुष को यह अधिकार था कि वह अपने पुत्रों पर पूरा अधिकार रखता था। यानी उसको यह भी अधिकार था कि वह अपने पुत्र को बेदखल कर दे या अपने पुत्र को पर जो है नाजायज होने का आरोप लगा करके उसकी हत्या तक कर डाले। इतने उसको कानूनी अधिकार थे, जिसके बल पर वह महिलाओं पर, अपनी पत्नी पर नियंत्रण बनाए रखते थे। तो ये यहाँ के रोम के समाज की एक विशेषता है, जिसमें महिलाओं की स्थिति भले ही अच्छी थी, लेकिन समाज में उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। अगली बात, हम साक्षरता पर चलते हैं। तो रोम में साक्षरता जो है वो व्यापक स्तर पर थी। काम चलाऊ साक्षरता सभी में थी, सब पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत जानते थे। एक नगर था पोम्पई नगर, जो कि पहली शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा वो दब गया था, वो नष्ट हो गया था। लेकिन वहां की दीवारों पर कई प्रकार के स्लोगन्स इत्यादि ये सब लिखे मिलते हैं। तो उसके द्वारा ये पता चलता है कि लोग पढ़ना लिखना जानते थे। कई विज्ञापन थे उसमें। तो ये तभी होंगे जब लोग उसको पढ़ना जानते होंगे, उसका कोई महत्व होगा तभी। और पेपायरस पत्र के दस्तावेज तो रोमन साम्राज्य की बड़ी विशेषता थी। और कुछ वर्गों में ये व्यापक, यानी इसके बड़े संकेत मिलते हैं कि खास तौर से सैनिक और जो संभ्रांत लोग थे, जैसे सीनेट के लोग थे, सीनेटर, वो लोग जो हैं बड़े अच्छे पढ़े लिखे होते थे। महिलाएं भी बड़ी पढ़ी लिखी होती थी। यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक प्रकार से एक दीवार पर एक विज्ञापन है, लिखा हुआ है कि पढ़ने लिखने का जो है सब लोग लिखते थे। एक दीवार पर ऐसा लिखा हुआ पोम्पई नगर में, इनमें से एक सर्वाधिक मजाकिया विज्ञापन जो पोम्पई की दीवार पर लगा है, वो उसमें क्या कहते हैं कि अरे दीवार तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भर भरा कर गिरी नहीं। तो स्वाभाविक तौर से जो रोमन साम्राज्य में साक्षरता है वो बड़ी व्यापक रूप से है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि वहां की संस्कृति कैसी थी। तो मैंने आपको बताया कि जो रोमन साम्राज्य जो है ईरान की तरह बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वहां एक ही तरह के लोग रहते थे, बल्कि रोमन साम्राज्य में विविधता लिए हुए लोग थे, कई समाजों के लोग थे, कई भाषाओं को बोलने वाले लोग थे और अनेक धार्मिक संप्रदायों से संबंधित थे। उनके देवी देवता अलग अलग थे। इस रूप में भी यह साम्राज्य जो है वो विविधतापूर्ण था। बोलचाल की जो भाषाएं थी, जो निकटवर्ती पूर्व था उसमें अरामाइक भाषा जो है ये बोली जाती थी।
निकटवर्ती पूर्व वही क्षेत्र है जिसमें इजराइल, सीरिया इत्यादि यह क्षेत्र आता है, जो कि ईसाई धार्मिक रूप से वह महत्वपूर्ण इलाका था, जिस पर रोमनों ने विशेष रूप से अपना आधिपत्य स्थापित करके उनको एक स्वतंत्र राज्यों के रूप में, निकटवर्ती पूर्व के रूप में उनको स्थापित किया हुआ था। इसी प्रकार से जो मिस्र, जो उत्तरी अफ्रीका का प्रांत था, उसमें कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी। जो स्पेन और उत्तर पश्चिम में है उसमें केल्टिक भाषा, ऐसी भाषा बोली जाती थी। इसके अलावा बिना लिपि वाली कई भाषाएं थी जो मौखिक रूप से इस साम्राज्य में बोली जाती थी। और जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है उसकी जो राजकीय भाषा है वो लैटिन था, जिसमें कि जर्मन लोग थे, जिसमें स्पेनिश, पुर्तगीज ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं। आप जानते हैं जैसे दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। लैटिन अमेरिका इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर स्पेन और पुर्तगालियों ने अपने उपनिवेश स्थापित करके और वहां की भाषाएं जो है कहीं स्पेनिश और कहीं पुर्तगीज की थी। तो इस प्रकार से पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उन लोगों का कब्जा था, इसलिए उसको भाषाई आधार पर उसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, लैटिन भाषा बोली जाने वाली अमेरिका। तो यह जो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी लैटिन। अब आपको इस पाठ में कुछ गृह कार्य भी हम देंगे कि भारतीय धर्मशास्त्रों के आधार पर महिलाओं की स्थिति की तुलना जो है, जो रोमन साम्राज्य की महिलाएं हैं उनसे उसकी तुलना करनी है। इसके अलावा दास प्रथा, जो हमने आपको बताई कि वहां पर दास प्रथा विद्यमान थी, तो उसका भी जो है आपने तुलनात्मक अध्ययन करना है और अलग अलग समाजों में किस प्रकार से दास प्रथा जो है ये व्यापक रूप से प्रचलित थी। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।